जो बच्चे न्यू ऐड हुए हैं उन सबको मैंने भेज दिया हुआ है, ठीक है। अरूज बच्चे ग्रुप जरा जाके चेक करें, वहां पे आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, यानी एमसीक्यूज के फॉर्म में भी डाटा होगा, सारी चीजें होंगी उसमें। अब सबसे पहले जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है पूरा बेसिक्स के हवाले से होगा सारा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 की थोड़ी सी डिटेल होगी, उसके अलावा चैप्टर नंबर 2 के जो आपका फंडामेंटल राइट्स पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर। यहां से पेपर में आपके 5 से 7 एमसीक्यूज बन के आएंगी। तो वो जो उसकी कह लें कि एक्सप्लेनेशन या डिटेल है, जो आसान अल्फाज में एमसीक्यूज पेपर में कैसे आ सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको शेयर किया गया है, तो वो आप जरा देखें। और ये है कि वहां पे लास्ट के ऊपर उस डॉक्यूमेंट के 50 एमसीक्यूज भी वहां पे होंगे, ठीक है। तो उसको मैंने आपके साथ फॉरवर्ड इसलिए कर दिए कि जब मैं यहाँ पे आपको बेयर एक्ट पढ़ाऊंगी सारा डिटेल में, तो वहां पे फिर आप लोग उसको आसान अल्फाज में और सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ जब रीड करेंगे तो आपको पीछे उसके 50 एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, जो आप इजीली तैयार कर लेंगे। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि पेपर में जो ईसीपी है, इलेक्शन कमीशन का पेपर है, उसमें किस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं, और जो पैरा का आपका एसडीओ का पेपर होना है उसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के किस तरह से एमसीक्यूज आएंगे। अब बात क्लियर हो गई है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आई हो बात? अच्छा जी, मैं व्हाइट बोर्ड आपको दोबारा से आपके साथ शेयर कर रही हूँ और हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे। ये जरा मैंने दोबारा से एक दफा दिखा दी है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब जरा आगे चलते हैं हम लोग। मैं व्हाइट बोर्ड अपना जो है ना साफ कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ, और अपने पास कॉपी पेंसिल जो भी रजिस्टर है, जो कुछ भी है वो ओपन कर लें ताकि हम लिखना स्टार्ट करें प्रॉपर। अच्छा, हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है, आप लोगों का पार्ट नंबर 2 आता है आप लोगों का, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और कितने हम लोगों ने सेक्शंस तैयार करने हैं। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा के जाऊंगी, हम प्रॉपर वहां पे जाके पढ़ेंगे। आपका जो एक्ट है वहां से भी डिटेल में पढ़ाऊंगी, पहले यहाँ पे थोड़ी सी चीजें हम लोग पढ़ लें, फिर वहां पे लेके चलती हूँ। अच्छा, पार्ट 2 के अंदर एक चीज ध्यान रखिए कि हमारे पास इसके अंदर जो चैप्टर्स आते हैं वो टोटल हम लोगों ने 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। जो हमारा इसका पहला चैप्टर्स है वो आपका आता है फंडामेंटल राइट्स का। किसका आता है? कैप लॉक जरा मैं बंद कर दूं ताकि आप लोगों के लिए लिखना आसान हो। फंडामेंटल राइट्स का आता है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स का, और जो दूसरा आप लोगों का चैप्टर आता है वो आता है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। किसका आता है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के हवाले से आपका आता है। अच्छा, अब चैप्टर नंबर जब 2 आपका स्टार्ट होता है ना, सॉरी पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 के अंदर जो आपके टोटल सेक्शंस हैं, टोटल सेक्शन के हवाले से अगर देखें तो हमारे पास जो सेक्शन है वो 7 सेक्शन नंबर, यानी आर्टिकल नंबर 7 से लेकर आपका आर्टिकल नंबर 40 तक आपके पार्ट नंबर 2 में आएंगे। अब आप सवाल करेंगे, सवाल करेंगे कि मैम ये तो ओवरऑल पार्ट हमारे 2 के अंदर आ गए, फंडामेंटल राइट के अंदर कितने आएंगे और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर कितने आएंगे? आपका जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में आपका एक जो 7 नंबर वाला आर्टिकल होता है वो बेसिक्स बताता है आपको। बाकी 8 से लेकर आप लोगों का जो 28 या 7 तक आपके आते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स 28 तक, फंडामेंटल राइट्स तक होंगे, और 29 से लेकर आप लोगों के 40 तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के होंगे। अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में सारा एक्ट में पढ़ाऊंगी कि क्या क्या चीजें किस तरह तैयार करनी है। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? इतना बताएं मुझे, ये क्लियर हो गया? सबने नोट कर लिया? एक्ट के ऊपर लेकर चलूं आप लोगों को? अच्छा, हम लोगों ने पहले जहां तक पढ़ा था, हमारा चैप्टर नंबर यानी पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 1 में हमने सारे इसके आर्टिकल्स पढ़ लिए थे। 1 आ गया, 2A आ गया, 3 भी पढ़ लिया, 4 भी देख लिया हम लोगों ने, 5 भी देख लिया, मैंने 6 भी आपको पढ़ा दिया था। आज का जो हमारा लेक्चर आता है वो आता है पार्ट नंबर 2 पे। जैसे पीछे मैंने चीजें नोट करवाई हैं कि पार्ट नंबर 2 के अंदर टोटल चैप्टर हैं वो आपके दो हैं। पहला चैप्टर फंडामेंटल राइट्स का है, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज के ऊपर। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स वो हैं
जो आपको एक स्टेट देता है, जो आपको एक मुल्क देता है, ठीक है, कि आपके ये फंडामेंटल राइट्स हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग होंगे आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वो अकॉर्डिंग टू लॉ होंगे। ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी क्या है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे, कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स होंगे जिनको फॉलो करते हुए एक स्टेट को रन किया जाता है, एक स्टेट को चलाया जाता है। कि भाई हम अपने स्टेट के मामलात ऐसे ऐसे तैयार करेंगे, ऐसे ऐसे हम अपनी स्टेट को, हम अपने मुल्क को चलाएंगे, उसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो आपके आर्टिकल आते हैं, वो आपके आर्टिकल नंबर 8 से लेकर 28 तक आपके फंडामेंटल राइट्स होंगे। उसके बाद जो आपके 29 से लेकर 40 तक जो होंगे, वो आपके प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के होंगे। अब बारी बारी हम लोग पढ़ते जाते हैं। पहला आर्टिकल नंबर जो आप लोगों का अल्लाह भला करे आता है, जो कि हमारा 7 आता है। आर्टिकल नंबर 7 आपको एक स्टेट की डेफिनेशन देता है। एक स्टेट की डेफिनेशन ये किस तरह देता है भाई? आपकी अगर स्टेट की डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे एक छोटी सी अगर डेफिनेशन बताऊं तो हमारे पास कुछ अथॉरिटीज आती हैं लोकल, या कोई भी अथॉरिटी जो आपके पाकिस्तान के अंदर है, और एज बाय लॉ इम्पावर टू इम्पोज एनी टैक्स और सेस। जिन बच्चों ने मेरे से पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ा हुआ है, उनको पता है सेस किसे कहते हैं। ठीक है। तो आप एक चीज आसान अल्फाज में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं इसकी, तो कोई भी ऐसा इदारा, ठीक है, जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आप पे इम्पोज करेगा, उसको हम स्टेट का नाम देंगे। क्लियर हुई बात? कोई भी इदारा जो आपके ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इम्पोज करेगा, आपके ऊपर कोई टैक्स लगाएगा, कोई सेस लगाएगा, उसको हम स्टेट का नाम देंगे। उसके अंदर आपकी फेडरल गवर्नमेंट भी आ जाती है, जिसको आप मजलिस शूरा के हवाले से हम पार्लियामेंट को कहेंगे, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और आपकी जो प्रोविंशियल असेंबली आती है, ये सारे इदारे जो हैं आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आप पे इम्पोज करते हैं, इनको हम लोग अपनी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर लेकर आएंगे। क्लियर हुई बात ये? रिपीट कर दूं? आपके आर्टिकल नंबर 7 के अंदर उसने आपसे ये बताया कि भाई एक स्टेट की डेफिनेशन क्या है। कोई भी ऐसा इदारा, कोई भी ऐसी अथॉरिटी पाकिस्तान के अंदर जो आपके ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इम्पोज करे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स और सेस, ठीक है, वो इदारा आपका स्टेट कहलाएगा। इसके अंदर आपकी फेडरल गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है, मजलिस शूरा यानी आपकी पार्लियामेंट भी है, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, आपकी प्रोविंशियल असेंबली भी है, या कोई लोकल या और अथॉरिटी आपकी पाकिस्तान की। क्लियर हुई बात? ये सिंपल सी आपकी डेफिनेशन है। आर्टिकल नंबर 8 आपको क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 8 आपको कहता है लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डिरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड। अब इस चीज को आप लोगों ने बात जरा गौर से समझनी है। आप लोगों को आर्टिकल नंबर 8 के अंदर वो क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 8 के लिए वो आपको ये बताता है कि हमारे मुल्क में यानी पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं किया जा सकता, कोई भी ऐसा लॉ इन्फोर्स नहीं किया जाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। क्लियर हुई बात यहां पे? आपसे आपकी स्टेट जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीनेगी। या फंडामेंटल राइट्स क्या आएंगे आगे हम पढ़ेंगे ना। हमारी एजुकेशन का राइट आ गया, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से आ गया, फ्रीडम टू स्पीच आ गया, फ्री आपकी फ्री एजुकेशन के हवाले से आ गया। तो इसके अंदर 8 के अंदर ये चीजें उन्होंने पहले ही मेंशन कर दी हैं कि लॉ कोई भी ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। क्लियर होगी बात? अब यहां पे क्लियरली लिखा है द शेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे और एब्लिट्स द राइट टू कन्फर्ड एंड एनी लॉ मेड इन। ये पूरा का पूरा आगे जो आपकी स्टेटमेंट आएंगी वो सारी इसके हवाले से आएंगी कि भाई आपका कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाया जाएगा कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स को आपसे छीन सके। अच्छा, अब इसके अंदर ना कुछ प्रोविजंस भी आएंगी। अब आप कहेंगे मैम के कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? अब कुछ प्रोविजंस आएंगी। ये प्रोविजंस जो हैं हम लोग पढ़ेंगे जब आप लोगों का आखिरी पार्ट हम पढ़ेंगे ना, मिसलीनियस वाला।
आप लोगों ने अगर देखा हो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अगर आप लोगों ने सारी पूरी की पूरी जो कंटेंट है उनको रीड किया हो, तो आप लोगों के लास्ट के अंदर एक लास्ट पार्ट आता है, एक लास्ट चैप्टर आता है मिसलीनियस के नाम से। तो उस मिसलीनियस के अंदर फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भाई कहाँ कहाँ पे प्रोविजंस दी गई हैं, कि भाई यहाँ यहाँ पे ये एक्ट लागू नहीं होगा। क्लियर हुई बात, ये आर्टिकल आपका लागू नहीं होगा। यहाँ पे बता दे, क्लियर हो गया आप लोगों का आर्टिकल नंबर 8? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आई हो? क्लियर है, आगे चलें। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, आपकी जान की हिफाजत अकॉर्डेंस विद लॉ। हर चीज के अंदर लॉ आएगा, हर चीज के अंदर लॉ आएगा, ठीक है। अब आप एक चीज देखें, अकॉर्डेंस विद लॉ क्यों लगाया गया? अब मैं यहाँ पे आपको ना एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे कोई मुजरिम है, ठीक है, और आपकी जान की हिफाजत जो है वो आपका एक फंडामेंटल राइट है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है। एक मुजरिम आ गया है और वो हैबिचुअल, कह लें कि क्रिमिनल है, बार बार क्राइम करता है, और क्राइम भी बड़े कोई हीनियस किस्म के क्राइम करता है, कभी रेप केसेस आ गए, कभी कत्ल कर दिए। अब आप एक चीज देखें कि ऐसे पर्सन की क्या सिक्योरिटी फंडामेंटल राइट है? अगर वो बंदा पकड़ा नहीं जा रहा हो, इनकाउंटर में मारा गया है, ठीक है, तो इस चीज में भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इसीलिए ये बात की गई है कि आपकी जो जिंदगी है, जो लाइफ के हवाले से जो सिक्योरिटी दी गई है, वो अकॉर्डेंस विद लॉ है, इसीलिए उन्होंने लॉ की बात बीच में की है। क्लियर हुई बात ये, कि आर्टिकल नंबर 9 आप लोगों को ये हक देता है कि आप अपनी जान की हिफाजत कर सकें। क्लियर होगी बात, आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9A आपको क्या कहता है? क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, सिंपल, आपका एक और फंडामेंटल राइट आ गया। 10th नंबर में आपका फंडामेंटल राइट क्या आता है? सेफ गार्ड एज द अरेस्ट एंड डिटेंशन। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक चीज देखें कि समझने वाली बात है जरा। आर्टिकल नंबर आपका 10 ये कहता है कि आपको किसी आपकी जो पुलिस है या आपका कोई इदारा है, ठीक है, वो आपको बगैर जुर्म के किसी भी केस के अंदर अरेस्ट नहीं कर सकता, डिटेंशन में नहीं रख सकता। क्लियर हुई बात? इसीलिए तो आप लोगों के लिए एक चीज उन्होंने मेंशन की हुई है कि भाई जब भी पुलिस किसी बंदे को पकड़ेगी तो 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। ऐसी बात है। जो यहाँ पे लॉयर्स बैठे हुए हैं उनको इस चीज का पता होगा कि भाई अगर पुलिस कोई बंदा पकड़ के लेके आती है तो आपके आर्टिकल नंबर 10 के तहत उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना जरूरी होता है। पुलिस जो है वो उसको अपने पास नहीं रख सकती, ठीक है, हवालात में बंद करके नहीं रख सकती। पुलिस के पास ये 24 आवर्स का टाइम होता है कि उसने पेश करना ही करना है। क्लियर हो गई बात? बताएं मुझे। आर्टिकल नंबर 10 समझ में आ गया? हाजिरी लगवाएं जल्दी से, स्पीड पे चलना है, हमने इसको खत्म करना है। क्लियर है सबको? कोई ऐसा स्टूडेंट जिनको ना समझ में आई हो बात? आर्टिकल नंबर 10 ने आपको क्या कहता है? ये जो A B C साथ लगे होते हैं ना, ये सारे अमेंड हुए होते हैं। राइट टू फेयर ट्रायल, ठीक है, अब इसका फेयर ट्रायल के हवाले से उसके पास ये राइट है कि वो अपना ट्रायल जो है वो फेयर ट्रायल उसका चल सके। आर्टिकल नंबर 11 आपको ये कहता है कि भाई किसी से भी फोर्स लेबर के हवाले से, हम कहते हैं ना कि चाइल्ड लेबर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि किसी को हम जबरदस्ती स्लेवरी नहीं करवा सकते, लेबर नहीं बना सकते। अब आप ये देखें, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शेल बी इंगेज इन एनी फैक्ट्री और माइन और एनी, कोई भी किसी भी किस्म की एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है, आप किसी को जबरदस्ती नहीं रख सकते। इवन 14 साल के नीचे तक के तो किसी बच्चे को रखना ही नहीं। क्लियर हो गई बात? बात समझ में आई? अब ये सारे आपको राइट्स दिए गए हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हैं आप लोगों के, सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल नंबर 12 आपका क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 12 आपका ये कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट, मुझे एक दफा हाजिरी लगवाएं, सारे यहीं पे हैं, उड़ जाएं जरा। हिना ही मुझे बता रही है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट।
इसको समझना है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे मैम ये रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट है क्या। अच्छा, यास्मीन, सिद्रा, अब यहाँ पे जरा आप लोगों ने एक चीज समझनी है कि देखें, हमारे यहाँ पे यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को समझाने लगी हूँ। यहाँ पे एक बंदा है, कोई चोर पकड़ के लेकर आए, ठीक है। उस चोर को अदालत से सजा दिलवाई गई है कि भाई 8 साल की इसकी सजा है, ठीक है। और 2025 में उसको सजा सुनाई गई और वो अपनी सजा काट रहा है। 5 साल गुजर गए हैं और आपके किसी भी एक्ट के अंदर कोई कह ले कि अमेंडमेंट होती है और वहां पे एक चोर की सजा सजाए मौत सुना दी जाती है। तो क्या आपके उस चोर को जिसको 2025 में 8 साल की सजा हुई थी, क्या उसको सजाए मौत दोबारा से सुनाई जाएगी? नहीं। ये चीज याद रखनी है कि जो न्यू बंदा उस टाइम के ऊपर, जिस टाइम के ऊपर नई पनिशमेंट इंपोज की गई, नई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड की गई आपके लॉ ने, उस टाइम नए ही क्रिमिनल के ऊपर वो इंपोज की जाएगी। क्लियर हुई बात? जो पुराने आप लोगों के जितने भी वो चोर हैं, डाकू हैं, जितने हैं, उनके ऊपर पुरानी ही पनिशमेंट लागू होगी। क्लियर हुई ये बात? अगर किसी को पहले 8 साल की सुना दी गई है तो वो पुराने कानून के तहत सुना दी गई है, उसको नए कानून के तहत दोबारा से सजा नहीं सुनाई जाएगी। तो यानी न्यू पनिशमेंट न्यू क्रिमिनल्स, ओल्ड पनिशमेंट ओल्ड क्रिमिनल्स। बात कहानी समझ में आ गई कि ये रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट क्या है? हाजिरी लगवाएं, एक दफा समझ आ गई बात। अच्छा, आर्टिकल नंबर 13 आपको क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब इसके अंदर ना दो चीजें आती हैं। पहली चीज ये है कि एक बंदे को 2 बार सजा नहीं सुनाई जा सकती, ठीक है। किसी भी जुर्म के अंदर 2 बार सजा नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। हम कहते हैं ना कि भाई उसने जाके कन्फेस कर लिया है अपना गुनाह और अपना कि भाई मैंने कत्ल किया है। तो किसी को हम जबरदस्ती नहीं कह सकते कि वो पुलिस के सामने जाके विटनेस बने, अपने ही खिलाफ जाके गवाही दे। जबरदस्ती नहीं कहेंगे, उसका अपना जमीर मानेगा तो वो जाके कन्फेस कर लेगा कि मैंने ये जुर्म किया। हम उसको जबरदस्ती किसी भी सूरत में नहीं कह सकते। तो आर्टिकल नंबर 13 के अंदर दो चीजें आ गई, एक डबल पनिशमेंट के हवाले से कि हम नहीं फोर्स कर सकते, दूसरा डबल पनिशमेंट हम नहीं दे सकते, और दूसरी जो बात है कि हम किसी को उसी के अपने ही खिलाफ विटनेस के लिए हम उसको जबरदस्ती नहीं कह सकते कि भाई अपना जो जुर्म है वो जाके बोले। जबरदस्ती नहीं, उसका अपना जमीर माने तो ठीक है, नहीं तो फिर हम प्रॉपर जो आपकी पुलिस है वो पूरे के पूरे प्रोसेस के तहत चल के आए ना, सारे उसके खिलाफ जो है वो सारे सबूत वगैरह इकट्ठे करे, अदालत में पेश करे, फिर अदालत जो फैसला सुनाएगी वही होगा। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, बड़े स्टूडेंट्स की क्लास ज्वाइन नहीं हुई अभी। मैंने मोबाइल नहीं देखा था, अभी मैंने मोबाइल देखा। बड़े स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लास ज्वाइन नहीं हुई, पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन हो रही, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, बात समझ में आ गई। आर्टिकल नंबर 14 पे चलें। आपके पास राइट है डिग्निटी ऑफ मैन, किसी की इज्जत को मजरू नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्राइवेसी ऑफ होम, ठीक है। डिग्निटी ऑफ मैन किसी को भी हम नहीं कर सकते। मैम अगर पुलिस फोर्स नहीं ना है, पुलिस फोर्स ही नहीं कर सकती। पुलिस फोर्स कर ही नहीं सकती ही ना, किस तरह फोर्स करेगी जब आपके आर्टिकल नंबर 13 के अंदर कह दिया है कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको ना तो पुलिस, ना कोई बंदा, ना कोई घर वाला, ना कोई बाहर वाला, ना पुलिस, कोई इदारा उसको फोर्स कर ही नहीं सकता कि अपने खिलाफ जाके गवाही दे। अब आप एक चीज देखें ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें कहता है, लेकिन अब देख लें, क्या कह सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कोई बात नहीं कर सकती, ठीक है। हाँ, मैं अब कुछ बोल नहीं ना सकती, पता चले मेरा इतना क्लिप डाल दिया और वो इंटरनेट के ऊपर चले जाए मेरा क्लिप। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स तो बहुत ज्यादा है मेरे पास, हाँ एग्जाम्पल्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं अभी फिलहाल वायरल नहीं होना चाहती।
चले आगे आ जाए। डिग्निटी ऑफ मैन, किसी की इज्जत को मजरूह नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके घर की प्राइवेसी नहीं लीक की जा सकती, ये सारा आपके पास, ये भी फंडामेंटल आपका अपना राइट है, ठीक है। आपको आपकी स्टेट ये राइट देती है। अच्छा, 15 वाला जो आर्टिकल है, यहां से आपके जितने भी आर्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम के हवाले से हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच आएगा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आएगा, आपको रिलीजन में फ्रीडम दिया जाएगा, आपको बिजनेस में दिया जाएगा, आपको इसके अलावा प्रोफेशन के हवाले से दिया जाएगा। अब ये सारे फ्रीडम के हवाले से बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात ये है कि आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई बाय लॉ, ठीक है। आप फ्रीली पाकिस्तान में, थ्रू आउट पाकिस्तान कहीं भी मूव कर सकते हैं। एंटर ऑफ मूव फ्रीली थ्रू आउट पाकिस्तान और टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट, ठीक है। लेकिन वो लॉ को ना तोड़े, अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक होगी बात। अब आप एक चीज देखें ना, कि हमारे यहाँ पे अगर बात करें केपीके की बात, केपीके की बात कह रही हूँ, आजाद जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो हम जो यहाँ के पाकिस्तान के लोग हैं, ठीक है, वो वहां पे जाके लैंड परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। वहां के जो अपने मुकामी लोग हैं, जो कश्मीरी अपने हैं, वही जाके हमारे आजाद कश्मीर की, हमारे हिस्से में जो आपका आजाद कश्मीर आता है, वहीं के लोग जो हैं वहां की जमीन खरीद सकते हैं। अगर वहां पे यहां से पाकिस्तानी कोई जाए और वहां पे जाके जमीन ले और वहां पे रहना शुरू कर दे, अपने नाम पे कोई गपला शपला करे, कोई एनओसी बनवा ले या कुछ बनवा के अनलॉफुली इलीगली जाके वो जमीन खरीदे और रहना शुरू कर दे, तो वहां पे फिर उसके ऊपर केस बनता है। भाई, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपकी अकॉर्डिंग टू लॉ है, आप लीगली कहीं पे भी जा सकते हैं। आप जमीन खरीदें, आप वहां पे रहें, आप आए जाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन कानूनी तौर पे गैर कानूनी कोई काम करेंगे तो आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, ठीक है। अच्छा, फ्रीडम ऑफ असेंबली की बात करें तो आप कहीं पे भी जलसा कर सकते हैं विदाउट आर्म्स, ठीक है। यही जो आप लोग नहीं लेके जाएंगे हथियार वगैरह, इस तरह की कोई चीज नहीं लेके जाएंगे आप। क्या कह लें, शांति से जलसा कर सकते हैं, कोई इस तरह की जो है ना, पीसफुली जलसा कर लें, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कोई सी किस्म की एसोसिएशन, सियासी जमातें, यूनियंस आप बना सकते हैं, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई बाय लॉ। लेकिन एक चीज ये होनी चाहिए कि उसके अंदर आपका मोलैरिटी का खास ख्याल रखना पड़ेगा, आपको डिग्निटी का, पब्लिक ऑर्डर का खास ख्याल रखना पड़ेगा अगर आप कोई सियासी जमात बना रहे हैं, ठीक है। लॉ के अकॉर्डिंग बार बार मैं कह रही हूं कि अगर कोई गैर कानूनी काम होगा फिर ये चीजें यहाँ पे लागू नहीं होती, ठीक हो गया। चलें आगे आ जाए। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। आपको आजादी दी गई है, तजारत करें, बिजनेस करें, प्रोफेशन जो मर्जी रख लें आप, आपको कोई नहीं रोकेगा। अब लेकिन अब आप एक चीज ये भी जरा ध्यान रखिएगा कि हम लोग एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, ठीक है। हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हमारा प्रोफेशन हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब यहाँ पे आके कोई ऐसा प्रोफेशन इख्तियार कर लिया जाए, ठीक है, जो हमारे इस्लाम में नहीं और हमारा स्टेट हमें इजाजत नहीं देता, तो जाहिर बात है उसको तो उठा के, भाई बंदा हो या बंदी हो, चुप के उनको उसको जेल में बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह इस तरह की, जो आप समझ रहे हैं कि मैं किस तरह के प्रोफेशन की बात कर रही हूँ, तो ये वाली चीजें इनलीगल हैं। क्योंकि ये आपका जो पाकिस्तान है, ये चीज याद रखें, वो इस्लाम की बेस पे बना हुआ है। हमने आर्टिकल पढ़ा था कि जितनी भी चीजें फॉलो की जा रही है वो कुरान एंड सुन्ना के ऊपर, तो आपका जो ट्रेड है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो प्रोफेशन है, उसके अंदर आप वही रखेंगे जो आपके लॉ के अकॉर्डिंग होगा, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, या आपके इस्लाम के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर हो गई बात, इतनी मुझे बताएं। और एक और चीज आगे चल के बताती हूँ, चलते जाएं आगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल नंबर 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये जो आपके बैठ के बोल रहे होते हैं ना मीडिया के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सिर्फ आपकी गवर्नमेंट के ऊपर आप कर सकते हैं, आप स्टेट के ऊपर किसी भी किस्म का, स्टेट को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। यानी पाकिस्तान के ऊपर आप किसी भी किस्म का, पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। अगर आपने अगेंस्ट बोला तो आपने क्या किया, आप मुझे बताएं, बगावत कर दी आपने अपनी स्टेट के साथ, तो आपको फेंक देंगे उठा के जेल में, और उसकी सजा सजाए मौत है,
ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप इदारों जो किसी इदारा अच्छा काम नहीं कर रहा उसके हवाले से बात करें, ठीक है। आप अपने लीडर्स के हवाले से बात करें, ठीक है। आप आपकी जो करंट गवर्नमेंट है, जो आपके मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उनके हवाले से आप बात करें, उनको क्रिटिसाइज करें कहाँ पे सही काम है कहाँ पे नहीं है। लेकिन आप अपने पाकिस्तान के हवाले से अपने स्टेट के ऊपर किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं कर सकते। अच्छा, 90A, आपको आर्टिकल नंबर 90A ये कहता है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, हर बंदे का हक है इंफॉर्मेशन लेने का। ये जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास आता है, राइट टू हैव असेस इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। अच्छा, इम्पोज्ड बाय लॉ, लॉ बार बार आता है बीच में। आर्टिकल नंबर 20 आपको क्या कहता है? फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अच्छा, अब एक चीज आप लोगों ने ये जरा ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 20 हमें दो चीजें सिखाता है। एक चीज ये है कि हम किसी को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रीडम है, इस्लाम में जबर नहीं है कोई, ऐसी बात है। लेकिन आप आए हमारी मर्जी से हैं, आए अपनी मर्जी से हैं, जाएंगे हमारी मर्जी से, वो एक आप लोगों ने सुनी हुई है ना ये लाइन। जी जी अमीलिया बच्चे, इकोनॉमिक्स का मुझे पता है आपका रहता है, वो मैं एडजस्ट आपका करवा दूंगी, बस ये